ये आपको बस ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या करना है, जब आपका लेक्चर जैसे ही होता है आपको डीपीपी मिलता है, आपको डीपीपी सॉल्व करना है। डीपीपी के बाद आपको एक एक गोरई सर का बुक सॉल्व करना है, या फिर पहले भी आप एक एक गोरई सर का बुक सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एक गोरई सर का बुक में इशू ये है ना, मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज, डीपीपी वैसे अपलोड होगा, बट एक एक गोरई सर का बुक में ऐसा तो है नहीं कि ये टॉपिक का क्वेश्चन पहले है फिर ये है फिर ये है, तो वो सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा। तो आप फॉलो कर सकते हो डीपीपी एक एक गोरई, उसके बाद आप पीवाई क्यूज को आप लगा सकते हो। पीवाई क्यूज को मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम 2 बार लगाना है, कम से कम 2 बार लगाना है, उससे ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो और साथ में आपको माइनिंग पाठशाला का रेगुलर लेक्चर्स फॉलो करने हैं, माइनिंग पाठशाला का रेगुलर लेक्चर्स फॉलो करने हैं। और इसमें अगर और बात करूं, सबसे देखो अभी मैं आऊंगा तो मैं बताऊंगा इसमें जो मेन फंडा होता है एनवीपी, इसी पे सवाल रेगुलर आता है। एनवीपी आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। ने एनपीवी देखो, नेचुरल वेंटिलेशन लिख दिया मैंने, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया मिनरल माइन इकोनॉमिक्स या फिर मिनरल इकोनॉमिक्स का, ये हमने थोड़ा ओवरव्यू आपको बता दिया कि आपको कैसे इसको कवर करना है। और इसमें ज्यादा सवाल मैं समझ रहा हूं, ज्यादा सवाल आते भी नहीं है, टॉपिक्स छोटे हैं, बाउंडेड टॉपिक्स हैं। फिर इसमें एक आता है वो, एक टॉपिक क्या आता है फिर, डिप्रिसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एनपीवी हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, क्लियर है क्या। और इसमें आपको एनपीवी जो है ना, बेसिकली इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एप्लीकेशन है। अगर आपको अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, तो आप एनपीवी इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सिलेबस का ओवरव्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से ही आखिरकार। चलिए, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा लिखो कैश फ्लो। क्या लिखो, कैश फ्लो क्या है, बेसिकली पैसे का लेन देन। ये है क्या, पैसे का लेन देन, पैसे आप वैसे समझ लो, मनी का लेन देन। कैश फ्लो क्या है, पैसे का लेन देन, मनी का लेन देन है कैश फ्लो। अब इसमें अगर आप बात करें तो आपको एक चीज समझ में आता है क्या, कि अगर आप किसी बैंक के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक आपका सॉरी बैंक जो है वो आपका बैकग्राउंड चेक करेगा कि आप जॉब करते हैं, क्या आपके पास एसेट्स है कि नहीं, क्या आप लौटा पाएंगे कि नहीं। ये सारी चीजें देखते हुए वो 10 लाख आपको देता है। बट क्या वो ऐसा देता है कि 10 लाख आज के डेट में आपको दे रहा है बैंक, और फिर बोले कि ये जो लोन है ये आपका 10 साल का, सॉरी लोन का शब्द मैं गलत प्रयोग कर रहा हूं, ये जो मैं पैसा आपको दे रहा हूं, लेंड कर रहा हूं, ये 10 साल के लिए लेंड कर रहा हूं, और 10 साल बाद आप मुझे इसको वापस कर देना। तो क्या आप 10 साल बाद वो आप 10 लाख ही अमाउंट रिटर्न करोगे, क्या ऐसा बैंक मानेगा, क्या बैंक इस पे अपना सहमति जाहिर करेगा। देखो क्या होता है, कैश फ्लो हो गया मनी का लेन देन। सबसे पहला ऐसे सोचो कि मान ली कि फैमिली में पैसे का लेन देन हो रहा है, तो क्या होता है, जैसे कि आप किसी फैमिली से आप 1 लाख रुपया बोरो किए, आफ्टर 1 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर
यू रिटर्न्ड क्या रिटर्न किया आपने? 1 लाख रुपया। ये हो गया फैमिली बोरोइंग। फैमिली बोरोइंग या फिर फ्रेंड्स बोरोइंग। आप सोच रहे होगे कि सर फैमिली भी ऐसे नहीं देते हैं, वो भी कहते हैं इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये नॉर्मल बोरोइंग हो गया, नॉर्मल पैसे का लेन देन हो गया, जो एक फ्रेंड्स के बीच में होता है, फैमिली के बीच में होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स लिख लो, फ्रेंड्स ज्यादा अच्छा है कि नहीं? फ्रेंड्स ज्यादा अच्छा है या फैमिली, पैसे के लेन देन के मामले में? फैमिली इन द सेंस रिलेटिव्स का बात कर रहे हैं, मदर फादर का नहीं और ब्रदर का नहीं, रिलेटिव्स का बात कर रहे हैं फैमिली में। तो ये क्या हुआ कि 1 लाख आपने बोरो किया, 1 साल बाद आपने 1 लाख रिटर्न कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो सरकार चल रही है, हर साल महंगाई हो रहा है, हर साल महंगाई हो रहा है। आप इतना दिमाग में तुरंत आता होगा कि मैंने 1 लाख रुपया उनसे लिया और फिर मैंने 1 लाख रुपया उनको लौटा दिया, तो आपके फैमिली क्या सोचेंगे कि अगर ये पैसा मैं बैंक में एफडी कर देता 1 साल के लिए, अगर ये पैसा मैं बैंक में एफडी कर देता 1 साल के लिए, तो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल जाता। इफ 1 लाख, अगर 1 लाख का एफडी हो जाता, फिक्स डिपॉजिट। एफडी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट बैंक में होता है, जिसके ऊपर बैंक कुछ सर्टेन इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, तो अगर 1 लाख का एफडी एफडी आप कर दे, आपके फैमिली मेंबर कर देते, तो उनको जो रिटर्न मिलता फॉर 1 ईयर्स, उनको जो रिटर्न मिलता 1 लाख प्लस सम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का स्पेलिंग देख लेना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ, ये तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स आर ऑलवेज बेटर देन फैमिली। फैमिली में रिलेटिव का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर ये फैमिली या फ्रेंड आपके 1 लाख एफडी कर देते 1 ईयर्स के लिए, तो उनको रिटर्न मिलता जो 1 लाख प्लस सम इंटरेस्ट होता। समझ रहे हो ना? लोकल लैंग्वेज में इसको सूद बोलते हैं। समझ रहे हो ना? लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सूद बोलते हैं। तो इंटरेस्ट का फंडा है सर, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का फंडा है सर। यहां पे आ रहा है मजा। अब अलग अलग बैंक है जो अलग अलग पे करती है, कोई 6%, कोई 8%, कोई 9%, और वो अलग अलग लोगों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कोई सीनियर सिटीजन के लिए हर बैंक में ज्यादा रिटर्न अमाउंट रहता है, मतलब इंटरेस्ट रेट उनका ज्यादा रहता है। तो ये तो कहानी हो गया कि चलिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सर। अब थोड़ा सा समझिए ऐसे कि अगर ये तो 1 साल की बात हुई, अगर आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आता है क्या? बताइए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है क्या? बताइए। तो सिंपल फंडा है यहां पे, आप लिख लो कि बैंक जो होता है, बैंक, अगर बैंक से आपने मनी बोरो किया है, अगर बैंक से आपने मनी बोरो किया है, इसको ऐसे नहीं करो, मनी बोरोड, बोरो का स्पेलिंग बता दो एक बार, BORROW, बोरोड फ्रॉम बैंक, money borrowed from bank, then amount paid, sorry, हाँ यही लिखना, paid to bank is always greater than amount borrowed.
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? यहां से यही चीज लिखा हुआ था कि 1 लाख हमने दिया है, एफडी लिखो या 1 लाख के लिए अपने बैंक में देखो। अगर आप एफडी नहीं करते हो, ऐसे ही बैंक में भी रखते हो, तो वो कुछ इंटरेस्ट हर महीने पे करती है बैंक, ठीक है। एफडी में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे करती है। तो अगर इसमें क्या कहानी है, ये तो हुआ कि हमने जमा किया तो हमको ज्यादा दिया, फिर क्या बोल रहा है कि मनी बोरोड फ्रॉम बैंक, तो अमाउंट जब आप बैंक को पे करोगे तो वो अमाउंट हमेशा बोरोड अमाउंट से ज्यादा होगा, क्योंकि बैंक कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। क्या करेगी? बैंक कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। बैंक से आपने पैसा लिया तो आपको यहां पे अमाउंट पेड जो होगा वो ज्यादा होगा, बट फैमिली के केस में क्या था, 1 लाख बोरो किए थे और 1 लाख ही हमने पे किया था, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया क्या कि मनी का यहाँ पे फंडा है इंटरेस्ट वाला। सिंपल सिंपल कहानी है कि इंटरेस्ट का फंडा आ रहा है, पैसा किसी को देंगे या पैसा किसी फिक्स टाइम के लिए या कोई टाइम के लिए किसी को दे रहे हैं, तो उससे हम रिटर्न चाहेंगे, ठीक है क्या। अब एक चीज समझो, अब ये स्टॉक्स वगैरह देखते हो ना, अगर स्टॉक्स वगैरह थोड़ा बहुत देखते होगे, स्टॉक्स वगैरह, तो उसमें कहते हैं कि हम इन्वेस्ट किए हुए हैं, इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, इसका इस रेट से बढ़ रहा है, इतना बढ़ गया है, हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था पिछले साल, अभी 1.5 लाख हो गया है। तो इस तरीके का कहानी कई लोग से सुनते रहते होंगे। तो इसमें क्या फंडा है, इसमें इन्वेस्टमेंट का है। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का बात करें, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर कोई बोले कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हम किए हुए हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का हमेशा क्या मतलब है कि जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट किए हो, आपका रिटर्न जो है उससे ज्यादा मिले। ऑब्वियस है, नुकसान ना हो, नुकसान ना हो, यही कहानी है ना। चलिए, और एक कहानी क्या है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का अगर बात करें तो ऐसा है सीन कि एक शब्द आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन समझते हो क्या? महंगाई। इन्फ्लेशन एक शब्द होता है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, हर साल देखते हो ना, हर साल गवर्नमेंट निकालती है इन्फ्लेशन रेट क्या है, या फिर जो भी इसके जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसके अथॉरिटीज होते हैं, तो वो निकालते हैं कि हर साल इन्फ्लेशन रेट निकालते हैं। और इसी पे देखते हो ना, न्यूज एंकर सब बहस करते रहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम है मोदी सरकार में या ज्यादा है, इस तरीके का। तो जो इन्फ्लेशन का बात हुआ इसमें, तो आप इतना सोचो कि आप कहीं, अब ध्यान समझना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, 1 लाख रुपया आपने बैंक में कर दिया है एफडी, 1 लाख एफडी फॉर 1 ईयर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ, इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट आपको है, ध्यान से समझना इसको, वो है मान ली कि 6.5%। तो आफ्टर 1 ईयर क्या मिलेगा आपको? आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 1,06,500। ये अमाउंट आपको रिटर्न करेगा बैंक। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब जो इन्फ्लेशन रेट था, सपोज करो कि यहां पे जो इन्फ्लेशन रेट था, महंगाई का जो दर था वो था 7%। महंगाई का जो दर था सर, वो था 7%। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां पे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट या फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ
इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न is always greater than inflation. अरे भाई थोड़ा सा समझे क्या, थोड़ा सा समझे क्या। सपोज कर लो कि 1 लाख में एक टीवी आता है, आज के डेट पे 1 लाख में एक टीवी आ रहा है, ठीक है। अब उस 1 लाख का टीवी है, ठीक है। अभी आप सोचो कि परचेज करें कि नहीं करें, फिर सोचो कि चलो नहीं करते हैं, 1 लाख रुपया अभी रखा हुआ था, अभी नहीं परचेज करेंगे, अगले साल परचेज करेंगे। आप क्या सोचोगे, बैंक में कर देता हूं एफडी, और एफडी से हमारा प्राइस हो जाएगा, कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा एफडी का। तो जब आपने 1 लाख का एफडी किया तो आपको मिल गया, आपको 1,06,500 रुपए, ठीक है। 6% आपको इंटरेस्ट मिला, तो मिल गया आपको 1,06,500 रुपए। तो अब आप बोलोगे हमारे पास इतना हो गया। अब आपके पास आ गया है 2026 का अगस्त 22। तो जब अगस्त 22 को आप जब आप टीवी खरीदने फिर से आप जा रहे हो अगले साल, नेक्स्ट ईयर, आज ही के डेट में, तो इन्फ्लेशन रेट 7% होने के कारण आपका टीवी था, जो 1 लाख का टीवी था, और किसका आ रहा है भाई, हाँ, जो 1 लाख का टीवी था, अब समझना ध्यान से, टीवी जो था आपका 1 लाख का, किस डेट पे, आज की डेट पे, 22 अगस्त 25, ठीक है। तो यहां पे आपने कर दिया एफडी, आपने टीवी नहीं लिया, बट अब आप टीवी खरीदने जा रहे हैं, कब खरीदने जा रहे हैं, टीवी खरीदने जा रहे हैं 22 अगस्त 26 को। तो अब जो आपका टीवी का रेट है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन जो है वो 7% है, तो इन्फ्लेशन होने के कारण टीवी का जो रेट हो गया है वो हो गया है 1,07,000। वो टीवी का रेट क्या हो गया सर, 1,07,000। अब सोचो आप कि अब आप टीवी लेने जा रहे हो, तो वही टीवी आपको पास पैसा भी घट गया, आप उस टाइम 500 रुपया ज्यादा में, आपको क्या लग रहा है, इस टाइम 500 रुपया ज्यादा लग रहा है। तो आप ये ना सोचो कि 7,000 बढ़ गया, आप ये सोचो कि आपको 500 का लॉस हो गया, आपको 500 का लॉस हो गया। मींस जो ये इन्वेस्टमेंट किया हमने बैंक में एफडी के फॉर्म में, ये हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों हुआ लॉस, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। क्यों स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न था वो हमारा इन्फ्लेशन से, देखो यहां गलत लिख दिया मैं यार, वो इन्फ्लेशन से कम था, लेस देन रेट, अरे स्मार्ट में तो ज्यादा होगा ना, सॉरी ये सही है। इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस सिनेरियो में क्या हुआ कि रेट ऑफ रिटर्न जो है, रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट इज लेस देन हो गया इन्फ्लेशन। ये तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन हुआ। क्लियर हुआ क्या, अरे ब्रदर क्लियर हुआ क्या, ये बताओ। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन तो समझ में आता है ना थोड़ा थोड़ा। अरे दर दर हर साल हर सर तो कुछ ना कुछ रेट तो बढ़ते जा रहे, देख लो ना। अब जैसे कुछ फिक्स चीजें हैं तो उसकी रेट नहीं बढ़ती है। जैसे आप ऐसे समझ लो, क्या समझ लो, मैगी की समझ लो, आप मैगी समझ लो, तो मैगी का रेट हर साल बढ़ रहा है। जैसे पहले 100 ग्राम आता था, पहले 10 रुपया किया, फिर 12 रुपया किया, फिर 14 किया, अब फिर 15 कर दिया, और वेट हो गया 70 ग्राम। तो ये सब इन्फ्लेशन के कारण ही हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ फंडा कि नहीं क्लियर हुआ। ये आपका जो हुआ ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। इन्फ्लेशन रेट 7% था, आपको बैंक एफडी 6.5% दिया, तो कहीं ना कहीं जो पैसा का आपका वैल्यू 7% बढ़ना चाहिए था। मतलब देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन पैसे पे होता है। अगर मेरे पास 2 लाख रुपया है और हर साल इन्फ्लेशन है 7% से बढ़ता है, ठीक है, तो अगले साल इस 1 लाख का वैल्यू क्या होना चाहिए था, 1,07,000। बट मैं घर में ऐसे बक्से में रख दूंगा 2 लाख रुपए का, तो ये 10 साल बाद निकालू, 20 साल बाद निकालू, ये तो 2 ही लाख रहेगा ना। तो इन्फ्लेशन रेट किस पे जनरली लागू होता है, प्रोडक्ट्स पे। किस पे लागू होता है इन्फ्लेशन रेट, प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट मतलब पैसे को छोड़ के जो भी चीजें हैं वो सभी पे इन्फ्लेशन रेट लागू होता है। तो बोलोगे सर इन्फ्लेशन ही सिर्फ होता है या डिप्रिसिएशन जैसा कुछ होता है, डिप्रिसिएशन जैसा भी कुछ होता है।
किसी चीज की वैल्यू भी तो कम जाती है ना, स्टॉक्स में देखते हो तुरंत नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये कहानी समझ में आया क्या? बताइए, ये थोड़ा थोड़ा कहानी समझ में आ गया क्या? अरे कमेंट करो भाई कि समझ में आया सर। तो इसलिए पैसे वैसे दोस्त को तो दे सकते हो, दोस्त से इंटरेस्ट नहीं लेना है, दोस्त को पैसे ऐसे ही दे देना है। बट जब फैमिली उमली रिलेटिव वगैरह को जब देने की बारी आए, तो आप ये सब कैलकुलेशन एक बार थोड़ा सा दिमाग में लगा लेना कि 1 लाख 2 लाख रुपया हम अगर हम दे रहे हैं तो 2 साल इसके बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन रेट हमेशा 7% होता है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, ये मैं अभी एग्जाम्पल के लिए लिखा हूं। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है। तो थोड़ा सा अब आप कहिए, लिखिए, ये पिछला टॉपिक क्या था, स्टॉक्स वगैरह हम समझ रहे थे, तो अब थोड़ा सा एक टॉपिक लगाइए, क्या लगाइए, टॉपिक लगाइए ब्रदर, सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा थोड़ा तो कहानी आपको समझ में आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सर, बताइए थोड़ा सा। सिंपल इंटरेस्ट कि अगर मैंने या फिर हमें देखो, बैंक तो पहला बात कि ऐसा सिंपल इंटरेस्ट जैसा कॉन्सेप्ट बैंक को नहीं आता है, मतलब बैंक को आता है वो इस कॉन्सेप्ट पे वो बिलीव नहीं करता है। सिंपल इंटरेस्ट पे बिलीव सिर्फ हम लोग करते हैं और हमारा किताब करता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ऐसा होता है कि जो आपने अमाउंट दिया है, किसी को दिया है या फिर किसी से जो अमाउंट लिया है, बोरो किया है या लेंड किया है, जो अमाउंट जो लेंडिंग या फिर बोरोइंग है, जो इस केस पिछले केस में 1 लाख रुपया था हर केस में, तो जो 1 लाख है ना, वो हमेशा उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, हमेशा उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। देखो ऐसा है कहानी, ध्यान समझना। अब यहीं पे लगा लो यार, यहीं पे लगा लो एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, एक ही साथ दोनों समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम मैं बात करूं, सपोज ध्यान से फिर से समझना, वैसे 1 लाख रुपीज आई बोरोड, इस शर्ट से दिक्कत हो जा रहा है, सपोज यू बोरोड, हम क्यों पैसे लेंगे, यू बोरोड, सपोज यू बोरोड 1 लाख रुपीज at 12% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट एनुअली, ये समझना जरूरी है, ये एनुअली वगैरह क्वार्टरली वगैरह ये सब भी हम समझेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनुअली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है। तो अभी जो कहानी है आपके पास, सपोज यू बोरोड 1 लाख रुपीज एट इतना परसेंट इंटरेस्ट एनुअली, तो कितने दिन के लिए बोरो किए हैं सर, और यहां पे लिखागा इतना परसेंट इंटरेस्ट एनुअली, तो इसको आप यहां पे लिख सकते हो कि ये पहला पहला कॉन्सेप्ट, यहां पे पहला कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में आपने ये लिया है, और दूसरा कैसे लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। दो तरीके से आपने पैसे लिया है, अरे दोनों सिनेरियो चेक करिए, आपने लिया नहीं है, लेकर के देखना चाह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फंडा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फंडा है, क्या है, आपने 1 लाख रुपया लिया है 12% पे जो एनुअली लगता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें कहानी ये है, हाँ
कि आपने 12% पे 1 लाख रुपया लिया है, अब कितने साल के लिया है यहां पे लिख दो, फॉर 3 इयर्स। कितने साल के लिए लिया है? 3 साल के लिए लिया है। तो अब यहां से कहानी ऐसे शुरू होगा सर कि हमने जो सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, इसका फंडा क्या है? इंटरेस्ट ओनली पेड ऑन बोरोड अमाउंट। जो आपने पैसा लिया है सिर्फ उस पे आपको इंटरेस्ट देना होगा। अच्छा, ये क्या बात हुई सर? तो इसमें कहां से देना पड़ेगा? इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है, यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट as well as interest itself। आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना है और बोरोड अमाउंट पे भी इंटरेस्ट पे करना है। समझ में नहीं आया सर? अब देखो यहां पे क्या है कि ये चीजें क्या है कि सपोज यू बोरोड 1 लाख रुपीज एट 12% इंटरेस्ट रेट एनुअली। अब देखो यहां पे एक शब्द अगर आ जाता है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है? तो इस चीज को अभी आप समझिए ऐसे कि आपने एक दोस्त को या फिर किसी थर्ड पर्सन से आपने 1 लाख रुपया इंटरेस्ट पे लिया और इंटरेस्ट क्या था? 12% पर ईयर लगेगा। अगर 1 लाख रुपया आप उनसे लिए, आप 1 साल पैसे को रखे, तो उनको जो रिटर्न आपको करना होगा 1 लाख प्लस 1 लाख का 12%, इस मीन्स 1,12,000 रुपए। तो आप यहां से कह सकते हो कि आफ्टर वन ईयर यहां देखो इंटरेस्ट ओनली पेड ऑन बोरोड अमाउंट। बोरोड अमाउंट क्या है? आफ्टर 1 ईयर क्या पे करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू पे 1,12,000 रुपीज। 1 लाख प्लस 1 लाख का 12% ऐसे लिखो, 1 लाख प्लस 1 लाख का 12%। तो ये जो आपका निकल के आएगा 1,12,000 रुपए आएगा। ठीक है, ये तो 1 ईयर का बात हुआ। आफ्टर 2 ईयर सर, आफ्टर 2 ईयर तो अब कहानी क्या है? तो अब आप कहोगे कि सर मैं अगर पैसा किसी से लिया हूं तो 1 लाख बाद जो मैं उससे पैसा उसको हमको लौटाना है, 1 साल बाद, सॉरी 1 साल बाद जो मुझे पैसा लौटाना है वो 1,12,000 रुपए है। ठीक है, तो सर अब मैं अब अगले साल फिर उसको इंटरेस्ट नहीं लौटाया, मैं उसको रखे रह गया, तो क्या मुझे अगला इंटरेस्ट जो पे करना होगा वो 1,12,000 पे करना होगा? नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि जो इंटरेस्ट लगता है वो सिर्फ बोरोड अमाउंट पे लगता है। तो बोरोड अमाउंट आपका क्या है? 1 लाख है। तो अगले साल जो आपका लगेगा, अगला साल ध्यान समझिएगा, अगला साल देखिए ये तो आपका 12,000 इंटरेस्ट यहां हो गया, फिर से 1 लाख जो सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर जो आपको पेमेंट करना होगा, ये तो करना ही होगा। ध्यान समझना, यहां से कितना हो गया? 12,000 रुपया फर्स्ट ईयर से एक्स्ट्रा हो गया इंटरेस्ट, प्लस ध्यान समझना 1 लाख तो आपका एज इट इज है, प्लस 1 लाख का 12%। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 1,24,000 रुपए। इसी तरीके से आफ्टर थर्ड ईयर आपका जो निकल के आएगा वो आएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखो ताकि मैं फॉर्मूला भी इसमें लिख दे सकूं। हाँ, इसमें जो आपको आफ्टर थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर क्या आएगा? 1,36,000 रुपए। हर साल 12,000 इंटरेस्ट आपका लग रहा है। तो क्या है इसका सिंपल? आपका जो
अमाउंट हो रहा है, अमाउंट जो हो रहा है क्या है, प्रिंसिपल। ये क्या था, प्रिंसिपल। पी क्या था, प्रिंसिपल। दिस इज योर प्रिंसिपल। तो पी इंटरेस्ट रेट आई, पी पहले बात प्रिंसिपल तो आपको लौटाना ही होगा, साथ में पी आई क्या है, इंटरेस्ट, इंटू एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसको आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हो कि पी को कॉमन निकाल लो, 1 + आई, इंटरेस्ट रेट आई, इसको स्मॉल लिखो यार, पी आई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये जो आपको अमाउंट पे करना होगा इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, T इंटू 1 + I इंटू N। N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। N क्या है, N है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है क्या, ये समझ में आया सबको? ये सिंपल वाला फंडा सबको समझ में आ गया कि एक साल में 12,000, अगले साल भी 12,000। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, सिर्फ 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। ये जो 12,000 बन गया उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में सिंपल है, सिंपल सिंपल फंडा है कि 1 लाख लिया है तो 1 ही लाख पे हर साल इंटरेस्ट लगेगा, हर साल 1 ही लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले साल में भी 12,000 लगा, दूसरे साल में 12,000 और लगा। देखो ये तो पहले साल वाला इंटरेस्ट था, दूसरे साल में इतना हुआ तो फिर 1,24,000 हो गया, तीसरे साल में फिर 12,000 बढ़ गया, 1,36,000 रुपए 3 साल के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट से पे करना होगा आफ्टर 3 इयर्स। क्लियर है क्या, सिंपल इंटरेस्ट वाला फंडा क्लियर है क्या? इंटरेस्ट ओनली पेड ऑन बोरोड अमाउंट, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये सिंपल है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला का फंडा क्या है, यहां पे लिख लो फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो आपने लिया है, और प्रिंसिपल प्लस आई इंटरेस्ट रेट इंटू एन, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल फंडा है, समझ में आ गया क्या? अरे भाई ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, एक कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट फिर से बता दीजिए सर। अरे इन्फ्लेशन रेट कुछ है ही नहीं ब्रदर, इन्फ्लेशन रेट हम थोड़ी बनाते हैं, वो तो गवर्नमेंट तय करती है। जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है सामानों का वो तय करता है। यहाँ देखो इन्फ्लेशन रेट में क्या बताए थे, सिंपल सिंपल बात बताए थे, क्या बताए थे कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जैसे अब फिर से बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, वही कहानी फिर से यार। 1 लाख का टीवी, अगर आप यहाँ पे लिख तो दिया हूं कि आज आप 22 अगस्त को एक टीवी खरीदने गए, उसका प्राइस 1 लाख रुपया आपको बताया गया, आपके पास 1 लाख रुपया था, आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने जो टीवी खरीदने गया उसका 1 लाख रुपया प्राइस बताया, बट किसी भी कारणवश आपका मूड स्विंग हुआ, आपने कहा कि इस साल नहीं अगले साल हम टीवी लेंगे। तो आपने क्या किया कि 1 लाख रुपया था उसको ले जाकर के बैंक में कर दिया एफडी। आपके पास जो 1 लाख रुपया था उसको कर दिया बैंक में एफडी। तो जब एफडी किया उसका इंटरेस्ट जो आपको बैंक पे करने वाली थी वो 6.5% थी। तो जब आपने 1 साल बाद वहां से जाकर के आफ्टर 1 ईयर फिर जब आपको टीवी दूसरे साल अगले साल खरीदना था, मतलब 2026 में जब आपको खरीदना था, तो आप बैंक में फिर से गए, बोले कि हमको पैसा वापस दो। जब वापस मांगे तो 6.5% का बात किया था वो, तो 1,06,500 रुपया आपको वो रिटर्न कर दिया। बट जब आप गए टीवी के शोरूम में वापस 2026 में, तो जब टीवी वही टीवी का आपने प्राइस पूछा तो वो बोला कि अभी टीवी का प्राइस हो गया है 1,07,000 रुपए। तो आप बोलोगे सर पिछले साल तो मुझे 1 लाख में मिल रहा था, सर नहीं बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि पिछले साल तो मुझे 1 लाख रुपए में मिल रहा था, तो इस बार 1,07,000 हो गया। तो बोलेगा महंगाई देख रहे हैं सर कितना बढ़ रहा है मोदी सरकार में, समझ रहे हैं ना। तो ये महंगाई जो है ना, यही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे 7% है, जो मतलब हर सामान का जो महंगाई हो रहा है वो 7% से बढ़ रहा है। तो इट मीन्स दैट
कि आपको पैसा को भी कम से कम उतना रेट से तो बढ़ाना ही चाहिए था, ताकि आपका पैसा सही जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के केस में आ जाता। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिटर्न होना चाहिए वो इन्फ्लेशन से बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किया, आपको 1,06,500 मिला, बट सामान का जो कीमत था 1 लाख का, वो अगले साल 1,07,000 हो गया, तो क्या फर्क पड़ा? आपको तो 500 का नुकसान हो गया। चलिए, क्लियर है क्या? ये जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन बोरेड अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा ना सर, तो यहां पे हमने लिख दिया है, क्या लिखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहां पे लिख दिया है कंपाउंडेड एनुअली। यहां पे कुछ, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट था, बट कंपाउंड कैसे हो रहा है, इसका कहानी क्या है? तो कंपाउंड एनुअली, इसका कहने का मतलब यह है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब यह है कि एक साल में जो इंटरेस्ट आप निकालोगे, अगले साल उसको आप फिर से प्रिंसिपल मान करके फिर उसको, देखो ध्यान समझना, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? पी क्या है? आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? एक साल में क्या होगा? तो 1 लाख रुपया आपने लिया हुआ था, प्लस 1 लाख का 12%, ये तो आपने लिया ही है, प्लस 1 लाख का 12%, तो ये जो आकर आएगा आपका, वो आएगा 1,12,000 रुपए। ये तो समझ में आ गया सर, ये तो समझ में आ गया। अब सेकेंड ईयर का क्या होगा सर? सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर क्या कहानी होगा सर? तो आफ्टर सेकेंड ईयर का कहानी ऐसा कुछ होने वाला है कि अब क्या बोलेगा ये, अब बोलेगा कि देखो सर, पिछला वाला कहानी छोड़ दो, सिंपल वाला कहानी आप भूल जाओ, सिंपल का कहानी सिंपल था। अब ये बोलेगा कि हमारा कहानी सिंपल नहीं है। जो आपको लेंडर है, जो पैसा आपको दिया है, वो कहेगा कि देखो ब्रदर, हमारा पिछले साल तुम्हारे पास जो पैसा था वो 1 लाख रुपया था, लेकिन इस साल जब एक साल बीत गया है, तो हमारा अब जो तुम्हारे पास पैसा है वो 1,12,000 रुपए है। पिछले साल हमने तुमको दिया था 1 लाख रुपया, तो वो हमारा 1 लाख था, बट एक साल बीतने के बाद जो हमने तुम्हारा वादा किया था, उसके हिसाब से हमारा पैसा अब तुम्हारे यहां जो है वो 1,12,000 रुपए है। तो अब चाहे तो हमारा 1,12,000 तुम एक साल बाद लौटा दो, या फिर कहानी अब ऐसा होगा कि अगर तुम नहीं लौटाओगे, तो अब हम कहानी शुरू कर देंगे कि हम इस टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट लेंगे। You have to pay interest on borrowed amount as well as interest। यहां पे 12,000 इंटरेस्ट है जो फर्स्ट ईयर के बाद आया है, अब उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब कहेगा कि अब जो तुम्हारे पास मेरा पैसा ड्यू है वो 1,12,000 रुपए है, अब उस पूरे अमाउंट पे मैं इंटरेस्ट लूंगा। तो अब आपका जो कहानी शुरू हो जाएगा, अब क्या करोगे? फिर से वही कहानी, 1,12,000 रुपया वो आपको प्रिंसिपल के रूप में दे दिया है। अब क्या बोलेगा कि 1,12,000 रुपए का 12% इंटरेस्ट भी तो हमको देना है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो जब इसको आप ऐसे कॉमन लोगे, जब इसको आप कॉमन लोगे तो ये आएगा, इसको ऐसे करो, 12%, तो ये जब आप ऐसे करोगे तो ये आपका आएगा 1 लाख। शायद तीसरा साल वाला भी निकाल देते हैं, फिर इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये बोलेगा ऐसा, 1,12,000 तो होगा ही, 1,12,000 का फिर 12%, मैं समझ रहा हूं ना। ये बोलेगा कि अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया, अब इस पे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, आफ्टर थर्ड ईयर क्या कहानी है सर? आफ्टर थर्ड ईयर क्या कहानी है? ये बोलेगा, अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने कितना आ रहा है? 1,12,000, ये जो कैलकुलेट करके आ रहा है, ये आपका अमाउंट आ रहा है टोटल 1,25,440।
अब जो आपका इंटरेस्ट अगला पैसा होने वाला, ये बोलेगा हमारा प्रिंसिपल हो गया 1,25,400 ब्रदर, अब इस पे इंटरेस्ट भी लेंगे। समझ रहे हो ना, हर साल जो उसका इंटरेस्ट हो जा रहा है ना, वो कह रहा है मेरा पैसा हो गया अब तुम्हारे यहाँ ड्यू हो गया, अब उस पर इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा कहानी है ये। तो ये कहानी ऐसे चल रहा है। तो ये जब कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, ये आएगा 1,40,492.8। तो अब आप देखो कि सेम अमाउंट पैसा का जो आपको थर्ड ईयर के बाद यहां हुआ था, वो हुआ था 1,36,000 रुपए, और यहां पे जो हुआ वो 1,40,492.8 रुपीज हुआ। तो ये है कौन कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा। और अगर इसमें, अगर इसका फॉर्मूला का बात करें, तो अगर देखो इसमें अब अलग अलग केस में अलग अलग है। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + I⁴ इसमें सिंपल था, IN था, यहां पे क्या है, पावर हो जाता है ब्रदर। अभी कैसे होगा, यहां पे चेक करके आप देख लो तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि यहां पे आपका 1,00,000 था, 1,00,000 इंटू 1 + I क्या था 12%, 12/100 का पावर n क्या है, n क्या है, तो n है आपका, n ईयर्स है तो 3 हो गया। अब यहां ध्यान समझना, 1,00,000 इंटू 112/100 1.12 का पावर 3, ये जब आप करोगे ना ब्रदर, तो ये आपका आ जाएगा 1.404,928 लाख। तो ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला फॉर कंपाउंडेड एनुअली, फॉर कंपाउंडेड एनुअली। क्लियर है क्या? चलिए, ये समझ में आ गया क्या? ये कहानी पूरा समझ में आया? अरे ब्रदर, ये कहानी आपको पूरा पूरा समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, जितने दिन के लिए आपने पैसा लिया है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने दिन के लिए आपने पैसा लिया है। एवरीथिंग इज क्लियर, कुछ डाउट तो नहीं रह गया? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का अभी बस हम कंपाउंडेड एनुअली वाला देखे हैं। अब इसमें क्या होगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, ये सभी चीज देखना बाकी है। समझ में आया क्या? चलिए, कुछ डाउट तो नहीं रह गया? तो आप इसको अगले पेज पे लिख लो ऐसे करके थोड़ा। सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट जो होगा, अमाउंट जो फाइनली आपको पे करना है वो क्या होगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का स्पेलिंग देख लेना, जो इनिशियली आपने बोरो किया था, इनटू प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम, PIN।
सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लिखें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लिखें तो इसमें जो अमाउंट आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा P। अब यहां से समझ लेना सब कुछ P इंटू 1 + I का पावर n फॉर कंपाउंडेड एनुअली। ये किसके लिए है? फॉर कंपाउंडेड एनुअली, फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी जानेंगे, अभी बता देंगे तो फिर बोझ हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आराम आराम से, आराम आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। क्लियर है? एक सेकंड। सर सिंपल इंटरेस्ट A टू P। अरे ये इंटरेस्ट हो गया, सॉरी, इंटरेस्ट लिख दिया मैं सर। वो सिर्फ इंटरेस्ट लिख दिया था। क्लियर है क्या? फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू बता दें क्या? थोड़ा एक कॉल आ गया इमरजेंसी थोड़ा। ठीक है, तो शाम को 2 घंटे का क्लास कर देंगे। शाम का क्लास 2 घंटे का कर देंगे, 4 से 6 कर देंगे। ठीक है, शाम इवनिंग का क्लास 4 से 6, सॉरी 4 से 6 कर देंगे, 2 घंटे का। अभी थोड़ा एक कॉल आ गया है तो थोड़ा हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये फंडा सब क्लियर, समझ में आ गया? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है जब कंपाउंडेड ईयरली करते हैं तो, कंपाउंडेड एनुअली करते हैं तो, कंपाउंडेड क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी हम अगले क्लास में नहीं होगा तो देखेंगे, या तो फिर 1-2 दिन बाद देखेंगे जब हमको उसकी प्रॉब्लम्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।